हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, राजस्थान सुपरवाइज़र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को करना है क्योंकि ये अभी पूछे गए हैं करंट में। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। और क्या है कि इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन ही आपके लिए पूछे जाएंगे, इनसे मिलते जुलते, तो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्लियर होते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगी और हमारा जो हम जीतेंगे बैच है वहाँ पर भी ऐसी PDF डाल दूँगी, तो सारे लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस जहाँ आ जाता है समझ लो वो आंत से संबंधित प्रॉब्लम है। कोलाइटिस जहाँ आ गया ना, समझ लो वो आंत से संबंधित प्रॉब्लम। आंत से संबंधित प्रॉब्लम है मतलब पाचन से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस से ग्रस्त एक बच्चे में पाने वाला सबसे आम मूल्यांकन क्या होता है? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, इसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़ी आंत या आंत का जो कोलन होता है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे रक्त स्राव भी होता है और लगातार लूज मोशन होते हैं, लगातार दस्त लगते हैं इसमें, क्योंकि बड़ी जो आंत होती है वहीं से ही पूरा जो खाना होता है बाहर निकलता है। अब वही वहाँ पे अगर सूजन आ जाएगी तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पच नहीं पाएगा, तो एकदम से पतले पतले से लूज मोशन इसमें हो जाते हैं। तो लगातार दस्त होते हैं। तीव्र मरोड़ नॉर्मल जो लूज मोशन होते हैं तब होते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है बच्चे को तो उसमें क्या हो जाता है, पाचन नलिका में सूजन आ जाती है और लंबे समय तक चलती है। इसमें डॉक्टर से जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो समस्या लग जाती है। और कभी कभी तो ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि अगर बड़ों में हो जाए तो उनके मलाशय को सर्जरी द्वारा हटाने के लिए भी सलाह दी जाती है, क्योंकि वो सूजन के कारण पूरा का पूरा शरीर जो होता है बेकार स्थिति में चला आता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, लंबे समय से चली आ रही सूजन। और वो किस आंत में सूजन, ये भी पूछ सकते हैं, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है किस आंत में सूजन के कारण होता है, तो ये बड़ी आंत में सूजन के कारण होता है। किस आंत में होता है, बड़ी आंत में सूजन के कारण ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है इसका क्या कारण होता है? कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई विषाक्त खाद्य पदार्थ खा लो जो आपके शरीर को मतलब ना पच पाए, वो भी हो सकता है। वैसे इसके कोई ऐसे विशेष कारण इसका भी ज्ञात नहीं है। आनुवांशिक और पर्यावरण कारक भी इसके कारण जिम्मेदार है। इसके अलावा कोई किसी औद्योगिक क्षेत्र में रहता हो, वो भी इसका कारण हो सकता है ना। तो इसमें मल में रक्त भी आता है, लगातार दस्त भी होते हैं, मुंह में छाले भी हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द भी होता है, ये सारे हैं। लेकिन यहाँ पे आम मूल्यांकन की बात हो रही है। तो आम मूल्यांकन मतलब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या होती है, जो हमेशा देखी जाती है, वो होता है लगातार दस्त होना। दूसरा क्वेश्चन है, जब एक शिशु को हम IM इंजेक्शन देते हैं तो नर्स को किस जगह का उपयोग नहीं करना चाहिए? जब एक शिशु को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो नर्स को किस जगह का उपयोग नहीं करना चाहिए? त्रिभुजाकार। देखिए त्रिभुजाकार पता है क्या होता है? त्रिभुजाकार वो जो हाथों की जो डेल्टॉइड पेशी होती है, जो हाथ में होती है, उसको हम त्रिभुजाकार बोलते हैं। डोर्साग्यूटल, वेर्सोग्यूटल और वास्टा लेटालिस, ये क्या होते हैं, ये जांग में पाई जाती हैं ये तीनों। जब शिशु को कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है, कभी भी बच्चे को इंजेक्शन हाथ में नहीं दिया जाता है, कभी भी किसी भी बच्चे को इंजेक्शन हाथ में नहीं दिया जाता, उसको जांग के अंदरूनी हिस्से में इंजेक्शन दिया जाता है। और यहाँ पे IM इंजेक्शन की बात हो रही है। IM इंजेक्शन मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, जिसको हम पेशीय इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसको 90 डिग्री एंगल पर लिया जाता है और इसमें सुई इतनी लंबी होना चाहिए, ये जो बच्चों को अगर सुई लगाओ कि वो अंदर मांसपेशियों में गहराई तक पहुंच जाए। तो ये नितंब जो होता है, नितंब में ही देना चाहिए, हाथों में कहीं भी इंजेक्शन किसी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। और आपसे पूछें कि किस भाग में इंजेक्शन देना चाहिए बच्चे को, बच्चे के नितंब का भी दिया है या हिप का भी दिया है, तो किस भाग में देना चाहिए? तो डोर्साग्लूटल जो भाग है और बेस्टस लेटरालिस भाग है, इनमें देना चाहिए। वो मेनली जो देना चाहिए वो बेस्टस लेटरालिस भाग में देना चाहिए, सबसे ज़्यादा उपयुक्त ये होता है। वो कहाँ पे नहीं दे, यहाँ पे पूछ रहे हैं कहाँ पे नहीं देना चाहिए, तो त्रिभुजाकार में नहीं देना चाहिए। वो सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? सबसे उपयुक्त होता है बेस्टस लेटरालिस भाग जो होता है, वो सबसे उपयुक्त भाग होता है बच्चे को इंजेक्शन देने का। कौन सा? बेस्टस लेटरालिस भाग जो होता है। बेस्टस लेटरालिस का मध्य भाग जो होता है, जांघ का बिल्कुल साइड वाली जो त्वचा होती है, वहाँ पे बच्चे को इंजेक्शन देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मांसपेशियाँ रहती हैं, जिससे बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और आता है कि ये तो पूछा है आपसे कि किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि शिशु को आईएम इंजेक्शन देते समय प्रभारी नर्स को किस स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो आपको याद रखना है किस स्थान का उपयोग करना चाहिए। बास्टस लैटरालिस स्थान का उपयोग करना चाहिए। किस स्थान का उपयोग करना चाहिए? बास्टस लैटरालिस स्थान का उपयोग करना चाहिए। और किस स्थान का उपयोग नहीं करना चाहिए? त्रिभुजाकार स्थान का उपयोग नहीं करना चाहिए। त्रिभुजाकार मतलब क्या होता है? हाथ में जो अस्थि पाई जाती है उसको हम त्रिभुजाकार बोलते हैं। अगला है, नर्स सारा को एक 3 साल के बच्चे से उम्मीद करनी चाहिए कि वह किस क्रिया को करने में सक्षम हो सकता है। 3 साल का बच्चा कौन सी क्रिया को कर सकता है? एक तिपहिया साइकिल की सवारी कर सकता है। जूते का फीता बांधी 3 साल का बच्चा खुद जूते का फीता नहीं बांध सकता है। रोलर स्केट्स भी नहीं कर सकता, रस्सी नहीं कूद सकता। तो एक 3 साल के बच्चे से क्या उम्मीद की कर जा सकते हैं? वह क्या करने में सक्षम हो सकता है? एक तिपहिया साइकिल की सवारी वो कर सकता है। अगला है, चयापचय की एक जन्मजात त्रुटि जो आरवीसी के समय से पहले विनाश का कारण बनती है, उसको क्या बोलते हैं? जो आरवीसी की समय से पहले विनाश का कारण बनती है उस रोग को क्या बोलते हैं? होमोसिस्टेनुरिया बोलते हैं, या G6PD बोलते हैं, फिनाइल केटोरेनिया बोलते हैं, या सीलियक रोग बोलते हैं। कौन सा ऐसा रोग होता है, कौन सी ऐसी कमी होती है, कौन सी डेफिशिएंसी होती है जिसमें आरबीसी समय से पहले विनाश हो जाता है? तो देखो, ये जो G6PD होता है, G6PD को हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रेनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रेनेज एंजाइम की कमी, इसको हम G6PD बोलते हैं। ये एक आनुवंशिक विकार होता है हमारे शरीर में। लाल रक्त कोशिका जब सही से काम नहीं करती हैं और समय से पहले विनाश हो जाती है तो हम इसको G6PD बोलते हैं। इसको हीमोलिटिक एनीमिया भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है? इसको हीमोलिटिक एनीमिया भी बोला जाता है। याद रखना, G6PD क्या होता है? G6PD होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रेनेज होता है। समय से पहले इसमें क्या होता है? आरबीसी जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं, जिससे गहरा लाल मूत्र आता है, थकान होती है, तेज दिल की धड़कन हो जाती है ना। ज़्यादा नशीली दवाएं लेने से, ज़्यादा दवाएं लेने से ये हो सकता है। तो G से याद रखना ग्लूकोज, C से याद 6 से याद रखना 6, और P से याद रखना फास्फेट, और डिहाइड्रेनेज। ठीक है, डिहाइड्रेनेज एंजाइम होता है। और ये जो G6PD होता है ये एक आनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है? ये G6PD एक आनुवांशिक रोग होता है। जितने भी ये रोग दिए गए हैं, मोस्टली रोग जो होते हैं ये इसमें आनुवांशिक रोग ही है। आनुवंशिक रोग के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, तो आप उसी को ही कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें सारे आनुवंशिक रोग मैं करवा दूँगी। होमोसिस्टेनुरिया क्या होता है? होमोसिस्टेनुरिया एक ऐसा विकार होता है जिससे खून में होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ जाता है। ये भी एक आनुवंशिक बीमारी होती है। होमोसिस्टीन एक पदार्थ होता है, हमारे शरीर में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो होमोसिस्टेनुरिया हो जाता है। कभी कभी इसका कारण जरूरी नहीं है कि आनुवंशिक हो, कभी कभी ये गैर आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है। इससे ग्रस्त लोगों में अचानक खून का थक्का बन जाता है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ जाता है और अन्य रोग भी हो जाते हैं। इसके कारण आंखों का लेंस भी होता है ना, वो अपनी जगह से हट जाता है। जो आंखों में लेंस जिसके कारण हम कोई किसी भी प्रकाश के प्रति हम संवेदनशील होते हैं, वो यहाँ पे हट जाता है। होमोसिस्टेनुरिया का इलाज करने के लिए विटामिन B6 का परीक्षण और विटामिन B6 की खुराक दी जाती है, क्योंकि विटामिन B6 में क्या होता है? ब्लड होता है। तो होमोसिस्टेनुरिया के लिए क्या होता है? विटामिन B6 की खुराक दी जाती है। याद रखिएगा, होमोसिस्टेसिस क्या है? होमोसिस्टेनिक क्या है? एक आनुवंशिक विकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ जाता है। होमोसिस्टीन का स्तर जिसमें बढ़ जाता है तो उसको हम होमोसिस्टेनुरिया बोलते हैं। इसके अलावा है, फिनाइल कीटोनुरिया क्या है? फिनाइल कीटोनुरिया क्या है? ये एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। जब शरीर में फिनाइल एलेनिन नाम का एक अमीनो अम्ल होता है, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिनाइल कीटोनुरिया हो जाता है। हीमोसिस्टीन बढ़ जाता है तो हीमोसिस्टेनुरिया हो जाता है। फिनाइल कीटोनुरिया बढ़ जाता है, फिनाइल कीटोनुरिया को PKU भी बोलते हैं। जब फिनाइल कीटोनुरिया बढ़ जाता है ना, तो क्या हो जाता है? फिनाइल कीटोनुरिया बढ़ जाता है तब क्या हो जाता है? तो फिनाइल एलेनिन नाम का जब एंजाइम बढ़ जाता है
तो फिनाइल कीटोनेरिया हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम जो होता है वो कम हो जाता है। जो फिनाइल एलेनिन होता है उसकी मात्रा शरीर में क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो टायरोसिन वाला एक एंजाइम होता है जो कि फिनाइल एलेनिन को बदल देता है टायरोसिन में, वो एंजाइम की कमी हो जाती है जिसके कारण ये फिनाइल कीटोनेरिया हो जाता है। इसके कारण बौद्धिक विकलांगता आ जाती है, मतली, उल्टी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सीलियक रोग क्या होता है? सीलियक रोग भी एक आनुवांशिक बीमारी कहा जाता है। इसमें इम्यून जो सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो ग्लूटेन बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें ये रोग होता है। इसके कारण क्या होता है, छोटी आंत में सूजन आ जाती है। तो सीलियक रोग में क्या होता है, सीलियक डिसीज़ क्या होती है, छोटी आंत में सूजन होने को सीलियक डिसीज़ कहते हैं। सीलियक रोग आपसे पूछे किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी से ये सीलियक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, छोटी आंत में सूजन हो जाती है। लोगों को उनके विटामिन डी के स्तर को सामान्य करने के लिए अक्सर इसकी सलाह दी जाती है कि वो इसकी अच्छी खासी खुराक लें, ताकि इस विटामिन डी की जैसे ही मात्रा सही होगी तो उनकी जो आंतों में जो सूजन आई है वो सूजन धीरे धीरे कम होगी और उनका खाना पचेगा। सारा खाना जो हमारा पचता है, हमारा पूरा डाइजेशन है, वो पूरा का पूरा आंतों पे ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दो प्रकार के बोन मैरो हैं? लाल और पीला, लाल और सफ़ेद, पीला और सफ़ेद, या सफ़ेद और नीला। तो जो मेन जो प्रकार होते हैं बोन मैरो के, वो लाल होता है और पीला होता है। एक क्या होता है, लाल होता है और एक पीला होता है। एक लाल बोन मैरो होता है और एक पीला बोन मैरो होता है। ये हड्डियों के बीच में मौजूद स्पंजी ऊतक होता है। किसके बीच में होता है, हड्डियों के बीच में स्थित स्पंजी ऊतक होता है, जो हड्डियों के बीच में स्थित होता है। बोन मैरो क्या होता है, जो हड्डियों के बीच में स्थित होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं और केशिकाओं से ये भरा हुआ होता है। अस्थि मज्जा में जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं वो रक्त कोशिका और प्लेटलेट का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, रक्त कोशिका और प्लेटलेट का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं अपन ये लाल और पीले बोन मैरो के। तो जो लाल अस्थि मज्जा होगा, जो लाल बोन मैरो होगा, उसको हम माइलाइड ऊतक बोलते हैं। लाल को क्या बोलते हैं, माइलाइड ऊतक बोलते हैं। और ये रक्त कोशिका का उत्पादन करता है। क्या करता है, ये रक्त कोशिका का उत्पादन करता है, लाल बोन मैरो। और जो पीला बोन मैरो होता है ये वशीय युक्त यूतक होता है, और ये क्या करता है, ये वसा को संग्रहित करता है। ठीक है, लाल वाले को क्या बोलते हैं, माइलॉइड बोलते हैं। लाल वाला लाल है इसलिए ये रक्त कोशिका का उत्पादन करता है। और पीला क्या करता है, पीला वसा को संग्रहित करता है। जो अस्थि मज्जा होती है या जो बोन मैरो होती है वो हर दिन 220 मिली बिलियन से ज़्यादा, जो अस्थि मज्जा होती है या जो बोन मैरो होती है वो हर दिन 220 बिलियन से ज़्यादा नई रक्त कोशिकाएं बनाती है। अस्थमज्जा जांच के लिए बोन मैरो स्पाइरोरेट या बोन मैरो कोर बायोप्सी की जांच भी की जाती है। बोन मोर कोर बायोप्सी की जांच भी की जाती है और बोन मोर एस्पाइरेट परीक्षण भी इसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो प्रकार के ऊतक कौन कौन से हैं, लाल मज्जा है और पीला मज्जा होता है। या दोनों प्रकार के बोन मैरो क्या हो, दोनों कौन कौन से होते हैं, लाल होता है और पीला होता है। बोन मैरो क्या होता है, एक तरह का मोटा ऊतक होता है जिसमें ब्लड सेल्स रहती हैं। ठीक है, नरम स्पंजी ऊतक होता है जो हड्डियों की गुहाओं में रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बोन मैरो का लाल और पीला बोन मैरो। पीला बोन मैरो आ जाए तो बसा याद रख लीजिएगा, लाल आ जाए तो आरबीसी याद रखिएगा। अस्थि मज्जा कूल्हे और जांघ की हड्डी में मौजूद होते हैं। अस्थि मज्जा मतलब वही बोन मैरो को ही बोलते हैं। एडिपोसाइट्स मतलब बहुत ज़्यादा वसीय ऊतकों के कारण जो अस्थि मज्जा हो जाते हैं वो पीले हो जाते हैं। पीले अस्थि मज्जा उम्र के साथ साथ लाल अस्थि मज्जा की जगह ले लेते हैं। जो लाल अस्थि मज्जा होता है, रेड बोन मैरो होता है ना, वो जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग की तरफ जाता रहता है ना, वैसे ही पीला होता जाता है उसका बोन मैरो। मतलब पीला जो बोन मैरो है वो सफ़ेद वसा से बना हुआ होता है और वसा का भंडारण करता है। अस्थि मज्जा जो होता है या बोन मैरो जो होता है 60 से 70% WBC का उत्पादन करता है, 60 से 70%। और ये बोन मैरो हर हफ्ते लगभग आधा लीटर लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करता है। आधा लीटर क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करता है और 60-70% WBC का भी उत्पादन करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने पहले भी करवाया है ये क्वेश्चन।
मनुष्य के कशेरुक स्तंभ के सही कशेरुक सूत्र का चयन करें। क्या होता है ये C7 क्या होता है ना, और ये TH क्या होता है, ये L4 क्या होता है, ये क्या होते हैं, इसको थिसोरस बोलते हैं। L4 जो होता है, जो आपने सुना होगा ना, कमर की जो हड्डी होती है, L1 L2 L3 L4 ये होता है। कुल कशेरुकों की संख्या अगर हम देखे जाए, कुल कशेरुक जो हड्डी ऊपर से नीचे तक जो हमारा शरीर का जो ढांचा होता है, जिन हड्डियों का बना होता है, जो हड्डियों पर टिका होता है, उसे हम कशेरुक बोलते हैं। कशेरुक स्तंभ में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जो अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है, जैसे वक्ष, ग्रीवा, त्रिकास्थि, कॉक्सिकक्स और काट, इस प्रकार से ये अलग अलग बटा होता है। सबसे पहला होता है थिसॉरस। थिसॉरस जो होती है उनकी संख्या 12 होती है। थिसॉरस की संख्या कितनी होती है? इसको थोरेसिक भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो आपको याद रखना है, इनमें 12 कहाँ दिख रहा है? एक तो ये दिख रहा है कि ये दे रहा है, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है। सर्वाइकल की जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो 7 संख्या यहाँ भी दी है, यहाँ भी दी है। सर्वाइकल मतलब जो हमारे जो गर्दन की जो अस्थियाँ होती हैं, गर्दन में 7 अस्थि पाई जाती हैं, तो सर्वाइकल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये दोनों में सर्वाइकल 7 भी दिख रहा है। इसके अलावा होती है त्रिकास्थि। त्रिकास्थि जो होती है वो 5 होती है। त्रिकास्थि कितनी होती है? 5 होती है। तो यहाँ भी 5 दिख रही है, यहाँ भी 5 दिख रही है। एक होता है कॉक्सिकक्स। कॉक्सिकक्स में होती हैं 4 हड्डियाँ। कॉक्सिकक्स में कितनी होती हैं? 4 हड्डियाँ। तो कॉक्सिकक्स में सॉरी ये हो गया, कॉक्सिकक्स में हो गई 4 हड्डी। फिर होता है काठ। काठ में होती हैं 5 हड्डी। काठ में कितनी होती हैं? 5 हड्डी होती हैं। तो यही वाला ऑप्शन जो हो रहा है, बी वाला ऑप्शन ही इसमें सही दिख रहा है। सर्वाइकल इसमें कितनी दिख रही हैं? सर्वाइकल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। थोसॉरिक कितना होता है इसमें? थोसॉरिस होता है T12 होता है। लंबर जो होता है, लंबर कितना है? लंबर जिसको हम काठ बोलते हैं, ये कितना है? ये 5 होते हैं। तो लंबर कितने हो गए? 5। सैक्रल की संख्या भी यहाँ पे कितनी होती है? 5 होती है। और कॉक्सिगल की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा ढांचा बना हुआ होता है। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। सूत्र भी आपको याद रखना है। C7 थिसोरस 12, ठीक है, और L5 हो जाएगा इसमें। L1 से L5 तक हो जाएगा। सैक्रल S1 से S5 हो जाएगा। और कॉक्सक्स जो होता है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काठ भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाधमनी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दाहिने निले से होती है, बाएं निले से होती है, दाहिने आलिंद से होती है, या बाएं आलिंद से होती है? जो महाधमनी की उत्पत्ति होती है, महाधमनी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो महाधमनी की उत्पत्ति बाएं निलय से होती है। कहाँ से होती है? बाएं निलय से होती है, या हम इसको बायां वेंट्रिकल भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? बायां वेंट्रिकल भी इसको बोल सकते हैं। महाधमनी की उत्पत्ति यहीं से होती है, और ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। महाधमनी क्या है? महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी को हम क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलती हैं। महाधमनी की उत्पत्ति हृदय के बाएं वेंट्रिकल के शीर्ष से होती है। महाधमनी से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। महाधमनी जो होती है वो शरीर का और जो फेफड़े का रक्त होता है उसका परिवहन करती है। महाधमनी जो होती है हृदय से ऊपर और बाहर तक फैली रहती है। हृदय के ऊपर भी रहती है और बाहर तक भी फैली रहती है। महाधमनी ही जो होती है वो रक्तचाप जो होता है उससे जुड़ी हुई होती है। महाधमनी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये सभी शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, तो महाधमनी कहाँ पे स्थित होती है? हृदय के बाएं आलिंद बाएं निलय में या बाएं वेंट्रिकल में होती है। याद रखिएगा। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, कितना खतरनाक तरीके का लेवल आया है। आप क्या पढ़ रहे हो और क्या आया है। महाधमनी को ऑर्टा भी बोलते हैं। महाधमनी को ऑर्टा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी होती है और हृदय के बाएं निलय या बाएं वेंट्रिकल से आरंभ होती है। निलय, निलय याद रखना, बाएं निलय से आरंभ होती है, ना कि बाएं आलिंद से आरंभ होती है। ठीक है, कहाँ से आरंभ होती है? बाएं निलय से आरंभ होती है और शरीर की सबसे बड़ी रक्तिका होती है। अगर आपसे पूछें ऑर्टा, ऑर्टा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो भी आपको याद रखना है कि बाएं निलय से ही होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, आंतरिक कान इससे भरा होता है।
किससे भरा होता है? आंतरिक कान में क्या होता है? किससे आंतरिक कान भरा होता है? पेरिलिम्फ से भरा होता है, एंडोलिम्फ से भरा होता है, लिम्फ से भरा होता है या मेसोलिम्फ से भरा होता है? तो जो आंतरिक कान होता है वो एंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है। आंतरिक कान जो होता है टेम्पोरल हड्डी के अंदर होता है। किस हड्डी के अंदर होता है आंतरिक कान? टेम्पोरल हड्डी के अंदर होता है आंतरिक कान। और आंतरिक कान से सुनने और संतुलन की जानकारी जो होती है मस्तिष्क तक जाती है। आंतरिक कान के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो होता है कॉक्लिया और दूसरा होता है अर्धवृत्ताकार नलियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। आंतरिक कान में एक केंद्रीय क्षेत्र भी होता है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या होता है? केंद्रीय क्षेत्र होता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है, और ये भरा हुआ किससे होता है? ये एंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है। किससे? एंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है। आंतरिक कान का एक हिस्सा होता है कर्णावर्त। क्या होता है? कर्णावर्त एक आंतरिक कान का हिस्सा होता है जो सुनने का काम करता है। क्या इसका काम करता है? सुनने का काम करता है। कान जो होते हैं जो कान होता है मानव का वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक तो होता है बाहरी कान, ठीक है, एक होता है मध्य कान, एक होता है बाहरी कान, एक होता है मध्य कान और एक होता है आंतरिक कान। ठीक है, 3 प्रकार के कान होते हैं। बाहरी कान में एक कर्णपाली होती है जो कि ध्वनि तरंग को नलिका के माध्यम से अंदर तक पहुंचाती है। मध्य कर्ण में हैमर होता है और आंतरिक कर्ण में कर्णावत होता है। अगला क्वेश्चन है कोलेसिस्टोकिनिन इसको उत्तेजित करता है। कोलिसिस्टोकिनिन इसको उत्तेजित करता है। अग्नाशय को उत्तेजित करता है या पित्ताशय को उत्तेजित करता है, पित्त स्नाव को करता है या गुर्दे को करता है? तो कोलिसिस्टोकिनिन जो होता है वो उत्तेजित किसको करता है? कोलिसिस्टोकिनिन जो होता है वो पित्ताशय को उत्तेजित करता है पित्त निकालने के लिए। किसको उत्तेजित करता है? पित्ताशय को करता है कि वो पित्त निकाले, जिससे कि जो सतह होती है वो कैसी हो जाए? चिकनी हो जाए सतह। ठीक है, तो कोलिसिस्टोकिनिन किसको उत्तेजित करता है? कोलिसिस्टोकिनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है। इनमें से कौन पोषक नहीं माना जाता है? विटामिन, खनिज पदार्थ, रेशे या वसा जो हमको पोषण प्रदान नहीं करते हैं। इनमें से कौन ऐसा है जो पोषण नहीं देता है? विटामिन तो पोषण देते हैं हमको, हमारी उपापचय शक्ति यही नहीं बढ़ाएंगे तो हमें पोषण कैसे मिलेगा? तो विटामिन पोषण देते हैं। खनिज पदार्थ भी हमें पोषण देते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये भी हमें पोषण देते हैं। वसा तो हमें सबसे ज़्यादा पोषण देता है, 9.3 किलो कैलोरी देता है। रेशे जो होते हैं हमारे शरीर को पोषण प्रदान नहीं करते हैं। रेशे हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? जब ये हमें पोषण नहीं दे रहे हैं तो क्या करते हैं? तो रेशे हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं, हमारे मल को भारी बनाते हैं और हमें कब्ज से बचाते हैं। जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसका खाना पचता नहीं हो, तो उसको वो फाइबर रिच चीज़ें लेने की बोली जाती है, रेशे लेने की सलाह दी जाती है। तो यही कारण होता है कि रेशे क्या करते हैं? रेशे पाचक करते हैं खाने को, ये पोषण नहीं करते हैं, ये हमारे शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना उनको बढ़ाते हैं। रेशे क्या करते हैं? हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और वो जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करते हैं। अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, उसको भी बाहर निकालते हैं और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रखते हैं। रेशे आंत के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं और शरीर की कोशिकाओं की दीवार का निर्माण भी करते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इनमें से कौन पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो पोषक तत्व इनमें से कौन नहीं माना जा रहा है? रेशे नहीं माने जाएंगे, बाकी ये सारे पोषक तत्व माने जाएंगे। फ्रेंड देखिए मैं आपको कहाँ पे लेके आई हूँ, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है। आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आप सही दिशा में पढ़ रहे हो या नहीं, आपको एक जगह पर सारे एमसीक्यू, सारी थ्योरी, सारी ई बुक, सारे प्रैक्टिस बुक, सारी ट्रिक्स वीडियो, सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आज मैंने अभी यहाँ पर ये पूरे एनीमिया के आंकड़े हैं, पूरे एनीमिया के आंकड़े हैं। 15 से 49 वर्ष की महिला, पुरुष, गर्भवती के कितने के आंकड़े हैं। ये गर्भाशय की वीडियो, इसमें मैंने पूरा गर्भाशय चित्र के साथ समझाया है। गर्भाशय क्या होता है, उसके कितने अंग होते हैं, हर अंग का क्या कार्य होता है, प्रसव अवस्था में इसका क्या हो जाता है। ये गर्भाशय के पहले मैंने PDF डाली है, फिर उसका वीडियो समझाया। ऐसे ये नर जनन तंत्र है,
ये पूरा नरजनन तंत्र को चित्र द्वारा बहुत अच्छे से समझाया है, पूरा नरजनन प्रजनन। ये प्रोटीन का आईसीएमआर ट्रिक वीडियो है, स्वास्थ्य योजना का भाग 9 है, ये एंजाइम का वीडियो है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारे टॉपिक, आप यहाँ पर जाके यहाँ पे पूरी फाइल आप देख सकते हैं। इसमें आपको सारे अधिनियम की एमसीक्यू मिल जाएंगे, सारे अधिनियम की थ्योरी पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज सारी योजनाएं मिल जाएंगी, सारे ई बुक मिल जाएंगे, मैराथन एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो हमारा जो कोर्स है टेलीग्राम के माध्यम से ही दिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया किस प्रकार से बताया। ये मानव रोग की ऊष्मायन अवधि है, ये भी मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाई हैं। कोई भी टॉपिक होता है हमको ऐसे याद नहीं हो सकता, समय कम है, तो कभी भी आप ट्रिक द्वारा कोई भी चीज़ याद करोगे तो बहुत आसानी से ट्रिक द्वारा कम समय में याद हो जाती है। तो हम वही ट्रिक अपना रहे हैं, बहुत कम समय में आपको सारे टॉपिक याद करवा रहे हैं, कम समय में आपको छोटे से छोटा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा केवल वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आना है, पिछले अलग अलग जगहों का प्रश्नों का भी कवर करवा रहे हैं। जैसे कि ये छत्तीसगढ़, ऐसे प्रश्न की पीडीएफ भी आपको हमारे बैच में मिल जाएगी। इनके एमसीक्यू बना बना के अलग अलग टॉपिक के भी दिए जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन क्वेश्चन को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो आप भी अगर इस तरह से ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। हमारे बैच का नाम है हम जीतेंगे बैच, हमारे बैच का नाम है हम जीतेंगे बैच। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है 6260190944 पर कि मैडम हमको हम जीतेंगे बैच लेना है। आपका मेरे पास मैसेज आएगा, मैम हमको लेना है, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। पेमेंट अभी 799 था, लेकिन वर्तमान में इसमें 26 जनवरी का 26% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसको आपको केवल 590 में दिया जा रहा है। इस 590 में आपको ट्रिक पीडीएफ भी मिलेंगी, ट्रिक वीडियो भी मिलेंगी, थ्योरी पीडीएफ भी मिलेंगी, थ्योरी वीडियो भी मिलेंगी, और सबसे मेन चीज़ रोज टेस्ट होंगे, रोज टेस्ट होंगे। आपको टॉपिक आपका टारगेट दिया जाएगा कि आज आपको आज जो हमारा टेस्ट का टॉपिक है जो हमारे ग्रुप में आज दिया है, उसमें सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है पुरुष प्रजनन तंत्र, तीसरा है गर्भाशय और चौथा है महिला कानून और नीति। ये हमारे बच्चे आज दिन भर तैयार करेंगे और रात को 10 बजे उसका टेस्ट देंगे। इस प्रकार से रोज़ टॉपिक तैयार होते हैं और रोज़ हमारे स्टूडेंट टेस्ट देते हैं। तो आप भी अगर इसी प्रकार से रोज़ टेस्ट देना चाहते हैं, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, हज़ारों की संख्या में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, अभी तक हमारे जो ग्रुप है उसमें लगभग 200 प्लस टेस्ट हो चुके हैं, जिसकी फरवरी से लगातार प्रैक्टिस होगी उन टेस्ट क्वेश्चन की भी टॉपिक तैयार करवा के। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करना चाहते हैं, रोज टेस्ट देना चाहते हैं, सरल तरीके से बनी पीडीएफ एक जगह टॉपिक वाइज चाहते हैं, पूरे अधिनियम एक जगह पर चाहते हैं, पूरी योजनाएं एक जगह पर चाहते हैं, पूरा सिलेबस टू द पॉइंट फैक्ट अनुसार कवर चाहते हैं, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी मैं सारे आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ, जिसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन आप सोचो ये तो बहुत सरल है, ये आप लोग कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन का लेवल हमेशा ही सरल आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो हर जगह हमेशा कठिन कठिन चीज़ें नहीं देते हैं, सरल भी दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमेह के जो लोग होते हैं उनको किसका सेवन करने से, मधुमेह के सेवन लोगों को किसका सेवन बढ़ाना चाहिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको किसका सेवन कम करना चाहिए। पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए, पानी का सेवन कम करना चाहिए, शारीरिक गतिविधि कम करनी चाहिए, शारीरिक गतिविधि बढ़ाना चाहिए। तो मधुमेह के लोगों को पानी का सेवन कम करना चाहिए। मधुमेह के लोगों को क्या करना चाहिए, पानी का सेवन कम करना चाहिए या पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए। देखो ये अलग अलग उन्होंने ऑप्शन दिए। शारीरिक गतिविधि खत्म नहीं करनी चाहिए, खत्म नहीं करनी चाहिए शारीरिक गतिविधि, तो ये तो सही होगा। शारीरिक गतिविधि बढ़ानी चाहिए, ये भी सही होगा, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही होंगे। पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए, पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए और पानी का सेवन कम करना चाहिए। तो पानी का सेवन जो मधुमेह लोग हैं उनको कम करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें इसमें प्लस में आ जाएंगी। अगला है स्कर्वी, इसके अभाव से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की जो मात्रा है, एक सामान्य महिला को 65 मिलीग्राम स्कर्वी विटामिन सी चाहिए है और एक सामान्य पुरुष जो है उसको चाहिए है 80 मिलीग्राम विटामिन सी। बात करें अगर गर्भवती महिला की, गर्भवती महिला को भी 80 मिलीग्राम इसको विटामिन सी चाहिए है। और धात्री महिला की बात करें तो धात्री महिला जो होगी उसको कितना चाहिए है, 115 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन सी प्रथम कृत्रिम संश्लेषित विटामिन होता है जो सफ़ेद ठोस के रूप में पाया जाता है। घाव को भरने में विटामिन सी हेल्प करता है। तो विटामिन सी के बारे में सारे, और सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है विटामिन सी का, जो सबसे उच्च स्रोत होता है, सबसे समृद्ध स्रोत होता है, वो होता है आंवला।
अगला है निम्नलिखित में से कौन जरूरी फैटी एसिड होते हैं। जैसे जरूरी अमीनो अम्ल होते हैं ऐसे जरूरी फैटी एसिड भी होते हैं। कौन जरूरी फैटी एसिड है? लिनोलिक है, पामेटिक है, ओलिक है या स्टियोरिक है? देखो, लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड, एक तो होता है लिनोलिक और एक होता है अल्फा लिनोलिक। एक होता है लिनोलेनिक और एक क्या होता है? अल्फा लिनोलेनिक। ये दो ऐसे वसीय अम्ल होते हैं जो इंसानियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये दोनों ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और मानव के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं। शरीर इन्हें खुद नहीं बना पाता, इसलिए इनको आहार से लेना पड़ता है। लिनोलिक एसिड जो होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड का एक उदाहरण होता है। अल्फा लिनोलिक एसिड जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का उदाहरण होता है। लिनोलेनिक किसका होता है? लिनोलेनिक होता है किसका? ओमेगा 6 का। लिनोलेनिक किसका होता है? ओमेगा 6 का होता है। और अल्फा लिनोलेनिक किसका होता है? अल्फा लिनोलेनिक होता है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, याद रखना। अल्फा लिनोलेनिक किसका होता है? अल्फा लिनोलेनिक होता है ओमेगा 3 का। और लिनोलेनिक किसका होता है? लिनोलेनिक होता है ओमेगा 6 का। ठीक है, ये याद रखना। ये फैटी एसिड क्या काम करते हैं? हमारी कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एक ये यौगिक बनाते हैं, उस यौगिक का नाम है इकोसैनाइड्स। क्या नाम यौगिक बनाते हैं? इकोसैनाइड्स नामक यौगिक बनाते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन को नियंत्रित रखते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? किस में ये हमारे लिए किन में पाए जाते हैं? अलसी का तेल, कैनोला का तेल, सोया तेल, इन चीज़ों में ये पाए जाते हैं। और वनस्पति तेलों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो अच्छे वाले तेल होते हैं उनमें ये एसिड पाए जाते हैं। तो कौन से? पामेटिक एसिड बहुत ख़राब होता है, पाम ऑयल बहुत ख़राब होता है शरीर के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ठीक है, स्टीयरिक ऑयल भी बहुत ख़राब होता है। लिनोलेनिक और अल्फा लिनोलेनिक जो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे ना कि मूंगफली के तेल में कौन सा ऑयल पाया जाता है, मक्खन चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है इनमें, तो वो होता है पामेटिक एसिड। पामेटिक मक्खन में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। जितने भी नट तेल होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं, सब में ये पामेटिक पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ऑलिक एसिड जो होता है रंगहीन से पीला कलर का द्रव होता है। इसमें एक पदार्थ होता है ई कोलाई जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भूमिका निभाता है। अगला है ग्लाइकोलाइसिस रूपांतरित करता है ग्लूकोज को पायरुवेट में, ग्लूकोज को फास्फोइनोपायरुवेट में, फ्रक्टोज को पायरुवेट में, फ्रुक्टोज को फास्फोइलोई पायरुवेट में, फास्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, फास्फोइनोल पायरुवेट में किस में बदलता है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है इसमें ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है। कोशिका द्रव्य में होने वाली कोशिकीय श्वसन की ये पहली अवस्था होती है और ग्लाइकोलाइसिस के जरिए ग्लूकोज से निकली ऊर्जा का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो किस में बदल जाता है? पायरुवेट में बदल जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुवेट अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से क्या बनता है? 2 पायरुवेट अणु बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में कई तरह के चरण होते हैं और हर चरण में इसमें एक खास एंजाइम काम करता है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का निर्माण भी होता है। किसका? एटीपी का निर्माण भी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई परेशान ग्राहक है और उसकी उत्तेजना को कम करना है तो उसको कैसे कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? अनावश्यक जो बातचीत हो उसको सब कम करना चाहिए, अनावश्यक बातचीत उसके साथ नहीं करना चाहिए। अगला है, निम्न स्थितियों में एंटीसाइकोटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं सिवाय, कौन सी स्थितियों में होते हैं एंटीसाइकोटिक्स, सिवाय किन में से नहीं होते? 3 साल की आयु के भीतर के बच्चे, संयस्थ रोगी, बोन मैरो डिप्रेशन या उन्मत्त रोगी। इसके इंग्लिश भी देख लो, इंग्लिश भी आपको समझ में आ जाएगी। चिल्ड्रन अंडर जो 3 इयर्स ऑफ एज हैं, ठीक है, कोमाटोस पेशेंट्स हैं, बोन मैरो डिप्रेशन वाले हैं, मैनियक पेशेंट मतलब उन्मत्त जो स्वतंत्र बच्चे होते हैं,
कौन इनमें शामिल नहीं होते हैं? जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, इनमें से कौन शामिल उनमें नहीं होता है? एंटीसाइकोटिक्स में इनमें से कौन शामिल नहीं होता है? तो जो उन्मत्त रोगी होते हैं, उन्मत्त रोगी इसमें शामिल नहीं होते हैं। साइटोसिक्स मतलब दिमागी विकार से संबंधित व्यक्ति होता है। एंटीसाइकोटिक्स दिमाग से संबंधित चीज़ें होती है, मानसिक इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवाई होती है, उसमें ही आते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उनको मतलब उस चीज़ से दूर रखना चाहिए, है ना। तो इनमें कौन हो जाएगा? उन्मत्त रोगी। उन्मत्त रोगी क्या होता है? उन्मत्त रोगी मतलब होता है मतलब इसको हम जो अपनी भावना एवं संवेग को कभी भी निकाल देते हैं, पागल टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा समय सामान से ज़्यादा खुश रह लेते हैं, नाचते गाते रहते हैं, उसको हम उन्मत्त रोगी बोलते हैं। तो ये वाले और इनमें तो दिया जा सकता है एंटीसाइकोटिक्स, उन्मत्त रोगी को नहीं दिया जा सकता। अगला है, निम्न में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर स्तर अवसाद में कम पाया जाता है? देखो, एपिनेफ्रिन हुई, एसिटिलकोलाइन हुई, ग्लूटामेट हुई, ये चीज़ें जो होती हैं किसी को शुगर हो, बीमारी हो, उनमें दी जाती है। ग्लूटामेट शुगर में दी जाती है, ये खून को पतला करने में दी जाती है। ये जो तीन चीज़ें हैं, ये दवाई जो हैं, ये तनाव की दवाई हैं। जब व्यक्ति का तनाव बढ़ता है ना, तो ये दवाइयों को देना चाहिए। जबकि सेरोटोनिन जो है वो खुशी वाली चीज़ है, खुशी का फील कराती है ना, हैप्पी फील कराती है जो सेरोटोनिन होती है। तो ये दवाई इसमें नहीं कम पाया जाता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर स्तर मतलब जब दिमागी स्तर अवसाद में ग्रसित होता है, तनाव में ग्रसित होता है, तो सेरोटोनिन हार्मोन नहीं होता है। बाकी ये तीन होते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो खुशी वाला हार्मोन होता है, इसको हम फील हार्मोन कहते हैं, ये हमें खुशी प्रदान करता है। अगला है, एक अवास्तविक या काल्पनिक खतरे के लिए एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? डर, चिंता, उदासीनता या दुविधा। डर तो हमें पता रहता है कि ये मतलब इससे डर लग रहा है। चिंता जो होती है वो आने वाले काल्पनिक खतरा कि कहीं ऐसा हो ना जाए, तो उसके लिए हमें वो चिंता होती है। तो अवास्तविक या काल्पनिक खतरे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चिंता का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर अभी तक आपने व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप 28 दिन का हमारा बैच लेना चाहते हैं, 28 दिन में अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, हम कोई अलग से आपको कम चीज़ें नहीं देंगे। हम सारे ही आपको जो हमने हमारे फुल स्टूडेंट को दिया है वो सारा ही कुछ प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज MCQ लेना चाहते हैं, डेली टेस्ट ले देना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आपको थ्योरी पूरी ट्रिक द्वारा याद हो जाए, जिससे आप दिन भर कोई काम करते करते खाते पीते भी अगर वीडियो सुनेंगे तो ट्रिक द्वारा आपको भी याद हो जाएगा, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। वहाँ पर केवल पढ़ाने की ही वीडियो होती है, केवल आपको वहाँ पर वो टॉपिक होता है वो समझाया जाता है। कोई भी टॉपिक होता है बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, फिर उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर उसको ट्रिक दी जाती है और फिर उसके टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा 3 ग्रुप आपको इसमें मिलते हैं। कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है। 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। एक टेलीग्राम ग्रुप में केवल टेस्ट ही टेस्ट होते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। एक टेलीग्राम में क्या होता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, सारे MCQ होते हैं, सारे आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सारी ट्रिक्स होती हैं, ऑडियो होते हैं, अधिनियम होते हैं, सारा पूरा सिलेबस इसमें कवर है और कि बहुत स्मार्टली स्टडी कराई जा रही है। जो टॉपिक पढ़ना है केवल वही पढ़ाया जा रहा है। हर कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं पढ़ना है। बहुत एक संतुलित लेवल पर जिन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं वही कराया जा रहा है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम 24 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में मिलेगी। 799 का चार्ज है इसका, लेकिन अभी वर्तमान में 590 में दिया जा रहा है। तो जिनको भी लेना है फटाफट व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करके बोलना है कि हमें आपका बैच लेना है। ये सारे जो पेपर हैं छत्तीसगढ़ सुपरवाइज़र के, ये हमारे राजस्थान सुपरवाइज़र के, सारे आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। अगला है,
ये नहीं है ये। दो प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट्स जो इंट्रासेल्युलर तरल पदार्थ में पाए जाते हैं, मतलब अंदर के कोशिकीय पदार्थ में पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होता है पोटेशियम और फास्फेट। पोटेशियम और फास्फेट जो होते हैं इंट्रासेल्युलर, मतलब जो अंदर ही कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ऊपर वाला मैंने इसलिए नहीं करा है कि आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा। इसमें बोल रहे हैं कि एक स्थापित कोलोस्टॉमी है का आकलन करते समय नर्स इसे एक असुरक्षित खोज के रूप में रिपोर्ट करती है। क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रंध्र का रंग जो होता है लाल बैंगनी होता है। लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है क्योंकि पादपों से संबंधित है, इसलिए मैंने ये नहीं कराया था। अगला है, एक ग्राहक नर्स को कहता है कि यह गोली एक अलग रंग की है जो मैं आमतौर पर घर पर लेता हूँ। नर्स द्वारा इसकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं आपके दवा की ऑर्डर की पुनः जांच करूंगी। ठीक है, ये होगा कि हाँ मैं इसको चेक करूंगा, ना कि अलग दवा देने को कहा। आप अपनी दवा ले सकते हैं, मैं या गोली को रखती हूँ ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके दवा की ऑर्डर की जांच करूंगी। ग्राहक शांत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं फिर भी तनाव के भौतिक प्रमाण इस तरह प्रकट हो सकते हैं। कोई भी ग्राहक है अगर वो शांत व्यवहार प्रदर्शित करता है फिर भी उसको तनाव दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है? अति वातायनता। अति वातायनता के कारण उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन, है ना। वह हालांकि ग्राहक शांत व्यवहार प्रदर्शित करते, मतलब दिखाते शांत हैं लेकिन वो होते क्या हैं? बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान होते। तो किसका बताता है? कौन सा लक्षण इसका बताता है? अति वातायनता का बताता है। अगला है, परीक्षण के लिए एमनियोटिक द्रव का जो चूषण होता है वो क्या कहलाता है? परीक्षण के लिए एमनियोटिक द्रव का चूषण मतलब एमनियोटिक द्रव को लेना ताकि हम एमनियोटिक द्रव की जांच कर सकें, क्या कहलाता है? उस प्रक्रिया को हम एमिनोसेंटेसिस बोलते हैं। इसमें भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, भ्रूण के रोग की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा भ्रूण का लिंग का पता लगाया जा सकता है। यही प्रक्रिया कहलाती है एमनियोसेंटेसिस। अगला है, पुरुष में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष में गोनोरिया के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मैकुलोपॉपुलर दाने, पीलिया, मूत्र प्रतिधारण, मूत्र मार्ग स्नाव। देखो, गोनोरिया एक प्रकार का हमारा यौन संचारित रोग होता है। इसमें क्या होता है? टॉयलेट करते समय जलन होती है, दर्द होता है, लिंग से सफ़ेद, पीला या हरे कलर का स्नाव आता है, तो मूत्र मार्ग सीक्रेशन में ही प्रॉब्लम होती है। गोनोरिया नामक एक जीवाणु के कारण ही हो जाता है। गोनोरिया नामक एक जीवाणु संक्रमण के कारण हो जाता है। आपसे पूछ सकते हैं गोनोरिया किसके कारण होता है? तो गोनोरिया जीवाणु संक्रमण के कारण होता है और इसके लिए एंटीबायोटिक इलाज दिया जाता है। इसके लिए उपचार के दौरान इसमें जो मैथुन से बचना चाहिए ये सलाह दी जाती है, क्योंकि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से इसमें संक्रमण फिर हो सकता है और उसका संक्रमण भी असुरक्षित यौन संक्रमण से ही होता है। मलाशय संक्रमण के कारण खुजली, स्नाव, मल त्याग के दौरान भी दर्द हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये क्या इसमें मेन लक्षण क्या होते हैं? इसमें मूत्र मार्ग में सीक्रेशन में प्रॉब्लम आती है, मतलब यूरेथ्रल डिस्चार्ज में इसमें समस्या आती है। अगला है, सामान्य प्रसव वेदना का प्राथमिक प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले जब प्रसव वेदना होती है तो सबसे पहली स्थिति क्या होती है? गर्भाशय का संकुचन। सबसे प्रसव जो होता है उसके 4 चरण होते हैं। जो पहला चरण होता है उसमें गर्भाशय में संकुचन होना स्टार्ट होता है और जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। दूसरा जो स्तर होता है उसमें क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। और तीसरा जो होता है उसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। और चौथे में जितने भी और पदार्थ होते हैं और माता का जो गर्भाशय होता है पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? सारे लोग मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मादा गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? अगली है, श्रोणि मंजिल की सबसे महत्वपूर्ण, श्रोणि मतलब होता है जो पैल्विक भाग होता है, द इम्पॉर्टेंट मसल ऑफ द पैल्विक फ्लोर। सबसे इम्पॉर्टेंट मसल क्या होती है? श्रोणि मंजिल। जो पैल्विक भाग होता है ना, जहाँ पे ये जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है जो नीचे योनि से जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार का जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पैल्विक भाग बोलते हैं। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी कौन सी होती है? लेविटर एनी मांसपेशी होती है। कौन सी मांसपेशी होती है? लेविटर एनी मांसपेशी।
ये क्या होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है। श्रोणि के निचले हिस्से में स्थित एक चौड़ी मांसपेशी होती है और ये सबसे बड़ा हिस्सा होती है। ये सारे जितने भी श्रोणि अंग होते हैं उनको सहारा देती है। इसके अलावा ये मूत्र त्याग, शौच और यौन क्रिया में भी मदद करती है। ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी, लेविटर एनी मांसपेशी श्रोणि मंजिल की सबसे या पेल्विक फ्लोर की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है, लेविटर एनी मांसपेशी। अगला है, कौन से प्रदर्शन में भ्रूण की सर चरम लचीलेपन में होता है? खोपड़ी का अग्रभाग, भौं, शीर्ष या चेहरा? कौन सा प्रदर्शन में, मतलब कौन से प्रदर्शन में भ्रूण की जो सर होती है, जो सिर होता है एकदम चरम लचीलेपन के रूप में होता है? शीर्ष। कौन से प्रदर्शन में? शीर्ष। जब मतलब बच्चे का जो हिस्सा जो होता है माता के शरीर से बाहर निकलने के लिए आता है तो वो सबसे लचीलापन में होता है, जो आसानी से बाहर निकलने लगता है। तो कौन सा भाग ऐसा होता है जिसमें भ्रूण का सर जो होता है बिल्कुल लचीलेपन के रूप में होता है? वो कौन सा होता है? शीर्ष होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो यूटीआई से नहीं जुड़ा है? कौन सा सूक्ष्म जीव यूटीआई से जुड़ा है? यूटीआई क्या होता है? यूरिन में जो डिसीज़ हो जाता है उसको हम यूटीआई बोलते हैं। यूरिन ट्रांसमिशन डिसीज़ भी इसको बोल सकते हैं। एक जीवाणु संक्रमण होता है जो मूत्रपथ को प्रभावित करता है। मेनली जो होता है वो ई कोलाई के कारण होता है। किसके कारण होता है? ई कोलाई के कारण होता है। यूटिनरी ट्रांसमिशन डिसीज़ इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये एस्चेरिया कोलाई के द्वारा भी होता है, क्लेसी वशियला के भी द्वारा होता है, इसके कारण भी होता है। ठीक है, ये इन सभी कारणों से होता है। यहाँ पे लेकिन ये पूछ रहे हैं किस कारण से नहीं होता है, तो हेमोफिलस के कारण नहीं होता है, बाकी इन तीनों के कारण होता है। यूटीआई क्या होता है? जो यूटेराइन से मतलब संबंधित जो डिसीज़ होता है उसमें संक्रमण के कारण जो डिसीज़ होता है उसको हम यूटीआई से जुड़ा डिसीज़ बोलते हैं। हेमोफिलस इसमें शामिल नहीं होता है। अगला है, निष्क्रिय टीकाकरण इसके लिए किया जाता है। निष्क्रिय टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, आंतों के बुखार के लिए किया जाता है, या सभी के लिए किया जाता है? 2 टीकाकरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टीकाकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं टीकाकरण। एक होता है निष्क्रिय, जिसमें हम क्या होते हैं, मृत जीवों का उपयोग करते हैं। एक होता है सक्रिय, जिसमें हम सक्रिय लेकिन कमज़ोर जीवों का उपयोग होता है बनाने में। और एक होता है टॉक्साइड, जिसमें टिटनेस के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। निष्क्रिय टीकाकरण, देखो क्षय रोग जो होता है, वीसीजी जो होता है वो तो सक्रिय होता है। आंतों के बुखार के लिए भी सक्रिय टीकाकरण करते हैं, लेकिन जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया निष्क्रिय के लिए होता है। डिप्थीरिया का प्रयोग जो होता है, डिप्थीरिया की जो वैक्सीन होती है वो डीपीटी होती है। डीपीटी वैक्सीन दी जाती है और डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस होता है। 1914 में निकोलस ने इसकी खोज की थी। 1978 में इसको भारत के टीकाकरण में शामिल किया गया और सार्वभौमिक टीकाकरण में इसको 1995 में शामिल किया गया। निष्क्रिय टीकाकरण इसी के लिए किया जाए। डिप्थीरिया की ऊष्मायन अवधि की बात करें तो 2 से 5 दिन की निष्क्रिय की ऊष्मायन अवधि होती है। किस नमूने में संक्रमित व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी वायरस होता है? किससे हो सकता है? रक्त से, वीर्य से, लार से? इन सभी से ही हो सकता है। इनमें से किसी भी नमूने में से दूसरे व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी वायरस जा सकता है। हेपेटाइटिस बी को यकृत शोथ भी बोलते हैं। इसमें यकृत में सूजन आ जाती है, जन्म के तुरंत बाद इसका वैक्सीन किया जाता है। हेपेटाइटिस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE, ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें बी और सी आम होते हैं। ए जो होता है दूषित वायु और दूषित जल के कारण हो जाता है। डी जो होता है वो डेल्टा नामक एक विषाणु के कारण होता है। और ये सारा जो हेपेटाइटिस होता है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी रक्त, वीर्य और लार के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। कौन सा ऑटो प्रतिरक्षा, ऑटो मतलब जो ऑटो इम्यून रोग होता है, अपने आप प्रतिरक्षा पैदा करता है, कौन सा कहलाता है इसमें से? तो संधि शोथ भी कहलाता है, SLE भी कहलाता है, पॉरी आर्थराइटिस नोडोसा भी कहलाता है। तो किस सभी हो जाएंगे इसके। ये पढ़ लो, ऑटो इम्यून डिसीज कौन से कहलाते हैं? संधि शोथ भी कहलाते हैं, ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, पॉलीराइटिस नोडोसा, ऑल ऑफ द अबाउ। तो ये सारे ही कैसे कहलाते हैं? ऑटो इम्यून रोग कहलाते हैं।
नर्सिंग प्रक्रिया का चरण जिसे नर्सिंग निदान या निदान करना कहा जाता है, उसे और क्या कह सकते हैं? उसे परिभाषित करना भी कह सकते हैं। हल्के दर्द के लिए एक गैर ओपियोइड दर्द निवारक कौन सी होती है जो हल्के दर्द के लिए उपयोग की जाती है? कोडीन के साथ एसेटाफिनोन जो होती है हल्के दर्द के साथ उपयोग की जाती है। आईसीएफ द्रव मात्रा की कमी से रोगों के लिए एक विशिष्ट दर प्रतिस्थापन क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है। अगला है अचानक हृदय को मृत्यु के जोखिम वाले व्यक्तियों में सबसे आम वैकृत अनुसंधान क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोग, जिनमें अचानक हृदय और हाथ होता है और अचानक से मृत्यु हो जाती है। एक पुरुष रोगी में मूत्राशय का प्रशिक्षण जिसमें एक स्ट्रोक के बाद मूत्र असंयम हो जाता है क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहते हैं? रोगी को खड़े रहने में सहायता करना। एक पुरुष रोगी में मूत्राशय का प्रशिक्षण जिसमें एक स्ट्रोक के बाद मूत्र क्या हो जाती है? असंयम हो जाती है। ये किस में शामिल होता है? रोगी के खड़े रहने में सहायता करने में शामिल होता है। एक शिक्षा कार्यक्रम में सामान्य हित के विषय में 10 लोगों का एक समूह बोल रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कार्यशाला कहते हैं। आंशिक मोटाई से जले एक रोगी का आकलन करने समय नर्स में यह कोई रोगी थोड़ा बहुत जला है और उस नर्स उसमें क्या खोजेगा? सबसे पहले क्या करेगा? लाल चमकदार एक गीला रूप खोजेगा। एक फोकस किया हुआ परीक्षण क्या किया जाता है? जब एक फोकस किया हुआ परीक्षण कब किया जाता है? एक विशेष समस्या की पहचान करने के लिए और शारीरिक परीक्षा के दौरान किया जाता है। एक लंबे समय से बीमार वृद्ध के लिए उपयोगी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? जो लंबे समय से बीमार है, बीमारी के सक्षम प्रबंधक के रूप में रोगी का इलाज करना। रोगी को छूना या सहमति के बिना किसी रोगी को पकड़े रखना क्या कहलाता है? रोगी को छूना या बिना सहमति के रोगी को पकड़े रखना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम आक्रमण। क्या बोलते हैं? आक्रमण बोलते हैं। ऑपरेशन के पूर्व रोगी से सूचित सहमति प्राप्त करने के कारण को क्या बोला जाता है? कानूनी मुद्दे बोला जाता है, जो सहमति प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई थी? पहली 1983 में बनाई थी, फिर 2002 में आई थी और वर्तमान में कौन सी चल रही है? 2017 स्वास्थ्य नीति चल रही है। अगला है, सिक परीक्षण किसके निदान के लिए होता है? सिक परीक्षण जो होता है डिप्थीरिया के निदान के लिए होता है। मॉन्टेक्स परीक्षण टीबी की रोकथाम के लिए होता है। सी मक्खी जो होती है सी मक्खी निम्नलिखित जीवों में से किसका एक संचरण का कारक होता है? सी मक्खी जो होती है ट्राइपोनोसोमा ग्रेवियंस के कारण होती है। किसके कारण होती है? ट्राइपोनोसोमा ग्रेवियंस के कारण होती है। सी मक्खी जो होती है में नींद बहुत ज़्यादा लाती है, इसके कारण कौन सा कारक इसका जिम्मेदार होता है? ट्राइपोनोसोमा ग्रेवियंस इसका कारक जिम्मेदार होता है। फ्रेंड्स देखिए, मैं इस प्रकार से ई बुक आपको देने वाली हूँ। जैसे अगर हमारा बैच ज्वाइन करेंगे तो आप इस प्रकार से आपको विशेष आवश्यकता वाले 500 MCQ मिल जाएंगे। ये पूरा 30 दिन का टारगेट का पूरा बैच है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अधिनियम के 2000+ MCQ, योजनाओं के करीब 3000 MCQ आपको दिए जाएंगे। अलग ट्रिक द्वारा टॉपिक होंगे, छोटे रोगों की ट्रिक, रोगों के खोजकर्ता की ट्रिक, रोगों की ऊष्मायन अवधि की ट्रिक, हर जो टीका है उस टीके की ट्रिक, टीके के मोड की ट्रिक, कौन सा टीका किस प्रकार का है इसकी ट्रिक, ये सारा कुछ करवाया जाए। गर्भवती महिला से करीब 2000 MCQ दिए जाएंगे। पूरे ही सिलेबस के हर भाग के बहुत सारे MCQ दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा ट्रिक द्वारा टॉपिक करवाए जाएंगे और रोजाना टेस्ट होगा। ये अधिनियम के 2000+ MCQ का इसी प्रकार की ई बुक मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको ये 3000+ MCQ की ई बुक भी मिल जाएगी। ग्रंथि हार्मोन आपको दी जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये सारे ही टॉपिक आपको दिए जाएंगे। अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आप सच में ही सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। अगला है, गर्भनाल को इस रूप में भी जाना जाता है। गर्भनाल को फूनिस भी बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गर्भनाल को और क्या बोला जाता है? गर्भनाल को फूनिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फूनिस बोला जाता है। गर्भाधान के बाद योनि झिल्ली के जो बैंगनी नीले रंग का एक विरंजन टाइप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जैकमीर का संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैकमीर का संकेत बोलते हैं। इसको चैडविक चिन्ह भी बोला जाता है। जो बैंगनी नीले रंग का विरंजन होता है उसको जैकमीर का संकेत भी बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? चैडविक चिन्ह भी बोला जाता है।
अगला है मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। सिरापरक थ्रोम्बोसिस, रक्त का थक्का हो सकता है, उच्च रक्तचाप होता है, ग्लूकोज की सीमित सहनशीलता हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। अगला है इम्यूनोग्लोबिन जो अपरा अवरोध को पार कर जाता है। ऐसा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है जो अपरा अवरोध को पार कर देता है, वो है आईजीजी। आईजीए जो होती है वो माता के दूध से बच्चे को मिलती है। आईजीएम जो होती है वो सबसे पहले जब हमें कोई भी संक्रमण होता है ना, तो सबसे पहले जो प्रतिरक्षा प्रदान करती है वो आईजीएम ही करती है। प्रसव उत्तर अवसाद किस समय सीमा के दौरान होता है। प्रसव के बाद जो टेंशन वाली स्थिति जो होती है वो कितने दिन की होती है। प्रसव के बाद कुछ हफ्तों के भीतर होती है। हफ्ते यहाँ पे दिए नहीं है, इसमें अंग्रेजी में देखें कुछ दिया है विद इन वीक आफ्टर डिलीवरी, मतलब कुछ हफ्तों तक ही इसमें आंसर आ जाएगा। एक उच्च जोखिम वाले प्रसवोत्तर ग्राहक की देखभाल करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। माँ और नवजात संपर्क को बढ़ाना। जितना माँ बच्चे के साथ रहेगी उतना ही बच्चा स्वस्थ रहेगा। वास्तविकता में कोई धारणा नहीं होने के साथ झूठी संवेदी धारणा जो होती है वो क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं मतिभ्रम, मतलब झूठी धारणा। बसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है। जब बसा से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है तो उसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। जब बसा से ग्लूकोज लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। वर्णक जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है क्या कहलाता है, मेलेनिन वर्णक कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलेनिन। अब आपसे पूछें मेलेनिन वर्णक कहाँ से हार्मोन होता है, कहाँ से निकलता है। तो जो मेलेनिन हार्मोन होता है ये प्यूस ग्रंथि से निकलता है, हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। और कहाँ से निकलता है, प्यूस ग्रंथि द्वारा होता है। ये त्वचीय कलर प्रदान करता है, बालों को कलर प्रदान करता है, त्वचा को कलर प्रदान करता है। ग्रेव रोग क्यों हो जाता है। ग्रेव रोग मतलब क्या होता है, आँखें जो होती है नॉर्मल आई है, ग्रेव रोग में क्या हो जाता है, यही आई ऐसी बड़ी हो जाती है, तो ग्रेव रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तब ग्रेव रोग हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को करवाया है, हमारे ग्रुप में भी करवाया है ग्रेव रोग। तो याद रखना ग्रेव रोग का कारण क्या है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता है। थायराइड जो होती है उसमें कितने लोब मौजूद होते हैं। थायराइड में 2 लोब मौजूद होते हैं। थायराइड में कितने लोब होते हैं, थायराइड में कितने लोब मौजूद होते हैं, 2 लोब थायराइड में मौजूद होते हैं। एक तो होता है बायां और एक होता है दायां, ठीक है। और ये एक बैंड द्वारा जुड़े होते हैं जिसको इस्थमस बोलते हैं। थायराइड के जो थायराइड ग्रंथि तितली की आकार की होती है, उपापचय क्रिया को करती है, T3 और T4 हार्मोन को भी सीक्रेट करती है। इसमें लोब कितने मौजूद होते हैं, थायराइड ग्रंथि में 2 लोब मौजूद होते हैं। एक बायां लोब होता है और एक कैसा होता है, एक दायां लोब होता है। बायां लोब और दायां लोब होता है। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि के बाएं और दाएं लोब जो होते हैं किससे जुड़े होते हैं। थायराइड ग्रंथि के जो बाएं और दाएं लोब होते हैं उसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था उसको इस्थमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको इस्थमस बोला जाता है। यहाँ पे हिंदी में जल डब्लू मध्य लिखा है लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इस्थमस हो जाएगा, ठीक है। राइट और थायराइड ग्रंथि के बाएं और दाएं लोब जो होंगे, बाएं लोब होगा और दायां लोब जो होगा वो जहाँ पर आके मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इस्थमस बोलेंगे। इस्थमस को और क्या बोला जाता है, जल डमरू मध्य उसको बोला जाता है हिंदी में। वयस्क के लिए प्रोटीन का आरडीए कितना होता है, मतलब एक वयस्क के लिए प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो 1 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन होना चाहिए। 1 ग्राम जितना, मतलब एक वयस्क के लिए वजन बोला गया है आईसीएमआर में 55 किलो, तो उसको प्रोटीन भी कितना होना चाहिए, 55 ही होना चाहिए। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भी 54 ग्राम एक व्यक्ति को बोला है प्रोटीन का और 46 ग्राम महिला को बोला है, ठीक है। और लगभग 70 ग्राम एक प्रेग्नेंट लड़की को बोला है। एक छोटे से बच्चे के लिए 8 ग्राम बोला है 6 से 12 महीने के, और 7 से 12 6 से 0 से 6 महीने के लिए 8 ग्राम और 7 से 12 महीने के लिए 10 ग्राम बोला है, ठीक है। तो बाय आरडीए मतलब होता है जो डेली का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, जो डेली आईसीएमआर हमें डेली लेने की सलाह देती है।
अगला है एक भोजन का भाग जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। इनमें से कौन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है? धान में भी है, दूध में भी है, दाल में। अंडे में कार्ब नहीं होता, अंडे में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। प्रसव के बाद 3 दिन के बाद माता के स्तन से स्रावित पीला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसमें आईजी एंटीबॉडी होती है और इसमें सारी ही चीज़ अच्छे सही मात्रा में होती है। नमक में आयोडीन मिलाना किसका उदाहरण होता है? नमक में आयोडीन मिलाना दृढ़ीकरण मतलब मजबूती का उदाहरण होता है। स्टार्ची जो ग्रूल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए होते हैं। इनमें किसकी कमी होती है? इनमें प्रोटीन की कमी होती है। स्टार्च ग्रूल्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भरे होते हैं स्टार्ची ग्रूल्स में, लेकिन इनमें किसकी कमी होती है? प्रोटीन्स की कमी होती है। बोमन कैप्सूल जो होते हैं उनमें संग्रहित द्रव कहाँ होता है? संग्रहित द्रव कैसा होता है? प्रोटीन के बगैर ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है, बोमन कैप्सूल का आपने शरीर में नाम सुना होगा किडनी में। बोमन कैप्सूल में संग्रहित द्रव क्या होता है? प्रोटीन के बगैर प्लाज्मा होता है। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर रीनल कैप्सूल बनाते हैं और ये नेफ्रॉन का एक हिस्सा होता है जो आपकी गुर्दे की फिल्टरिंग इकाई होती है। निम्न में से सबसे लंबा कौन है? छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पेट है, घेंगा है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत में कंफ्यूज मत होना। बड़ी आंत से लंबी होती है छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है? बड़ी आंत से लंबी होती है। बड़ी आंत जो होती है लगभग 2-2.5 मीटर होती है लगभग, जबकि छोटी आंत होती है 6 से 6.5 मीटर। तो छोटी आंत ज़्यादा लंबी होती है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य में अपसेसी होता है? ठीक है, ग्रहणी, वर्मी फार्म, एपेंडिक्स, पियर का वापच या प्लाई के सर्कुलरेसिस। वर्मी फार्म जो अपेंडिक्स एक ऐसा अंग होता है जिसका मानव शरीर में कोई काम नहीं होता, और जिसका कोई काम नहीं होता शरीर में वो अपसेसी अंग कहलाते हैं। तो अपेंडिक्स एक अपसेसी अंग कहलाएगा। पेस मेकर इनमें से क्या होता है? पेस मेकर, ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को बोलते हैं। ये हृदय की कृत्रिम गति है और हृदय को धड़कन को नियंत्रित करता है। और पेस मेकर में एक बैटरी लगी हुई होती है, उसको त्वचा के नीचे लगाया जाता है। सर्जरी में 1-2 घंटे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेस मेकर को और क्या बोला जाता है? ऐसे नोड भी पेस मेकर को बोलते हैं। ऐसे नोड और क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड इसको बोलता है। प्राकृतिक पेसमेकर ये होता है। कौन सा एंजाइम एंजीओटेसिनोजेन में परिवर्तित करता है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एंजीओटेसिनोजेन को एंटीओटेसिजिन में परिवर्तित करता है। कौन करता है? ये रेनिन एंजाइम करता है। ये दूध को पाचक एंजाइम होता है और एंटीओटेसिनोजेन को एंटीओटेसिन में ये परिवर्तित कर देता है। प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को पहली बार इनमें से किसने बताया था? प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को हेनरी फॉल ने सबसे पहले बताया। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सजीव टीका नहीं है? बीसीजी तो सजीव टीका है। साविन भी जो है वो भी सजीव टीका है। मीजल्स भी सजीव टीका है। साल्क जो है वो निष्क्रिय टीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साल्क। ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं, और ये निष्क्रिय वैक्सीन है। ये भी पोलियो की है, ये भी पोलियो की है, लेकिन ये सोविन जो होती है वो सक्रिय ओरल पोलियो वैक्सीन होती है और साल्क जो होती है निष्क्रिय होती है। ठीक है, एक समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? उसकी स्थानीय ज़रूरतों की जानकारी रखना। ठीक है, ये उसका मेन उद्देश्य होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत शानदार टॉपिक था। अगर आप ये इस प्रकार से टॉपिक रोज़ पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। रोज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।